तो भाई भले ही आईपीएल 2025 को खत्म हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी लगभग सभी टीमों ने आईपीएल 2026 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। और आखिर शुरू क्यों ना करें, क्योंकि भाई आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले यहां पर हर टीम के पास बहुत सारे काम होंगे। सोचना होगा किन किन प्लेयरों को रिलीज करना है, और आईपीएल 2026 से पहले जो मिनी ऑक्शन होगा वहां पे आखिर किन नए प्लेयरों को खरीदना है जिनको बाकी टीमों ने रिलीज कर दिया है, या फिर पिछले कुछ वक्त में जो नए सितारे बने हैं, जो नए चेहरे देखने को मिले हैं, चाहे इंडियन टीम में कह लें या फिर चाहे ओवरसीज प्लेयरों में कह लें, तो किन किन प्लेयरों को वो आईपीएल 2026 से पहले मिनी ऑक्शन में अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। ये सारी प्लानिंग ऑलरेडी कई टीमों ने करना शुरू कर दी है। और भाई इसी चीज से रिलेटेड मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भाई मेरे पास ऐसे 7 बड़े प्लेयरों के नाम आए हैं जिनको उनकी टीमें आईपीएल 2026 से पहले रिलीज करने को देख रही हैं। वो 7 बड़े प्लेयर्स कौन से हैं, वीडियो देखते रहिए, सब कुछ बताता हूं। सबसे पहला नाम यहां पर सामने आया है ग्लेन मैक्सवेल का, जिनको पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में 4.20 करोड़ में खरीदा था। उससे भी पिछला सीजन यानी आईपीएल 2024 में जो सीजन मैक्सवेल ने आरसीबी के लिए खेला था, वो सीजन उनके आईपीएल हिस्ट्री का सबसे घटिया, सबसे वाहिया सीजन गया था। वो इतना वाहिया सीजन था कि खुद मैक्सवेल ने आईपीएल 2024 में आरसीबी से कहा कि भाई आप मेरे को टीम से ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि मैं आपकी टीम में रहना डिजर्व ही नहीं करता हूं। उन्होंने खुद को प्लेइंग 11 से बाहर कर लिया था, जबकि आरसीबी वाले उनको बाहर करने को नहीं देख रहे थे। खैर उसके बाद जब आईपीएल 2024 समाप्त हुई तो आरसीबी ने मैक्सवेल से कहा कि अब हम आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। लेकिन आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में पंजाब किंग्स ने मैक्सवेल पर भरोसा टिकाया, 4.20 करोड़ देके मैक्सवेल को अपनी टीम में शामिल करा। लेकिन मैक्सवेल ने आईपीएल 2025 में भी उतना ही बुरा हगा जितना बुरा उन्होंने आईपीएल 2024 में हगा था। शायद मैं कहूंगा कि आईपीएल 2025 में उन्होंने आईपीएल 2024 से भी ज्यादा बुरा हगा। मैं बता दूं कि आईपीएल 2025 में मैक्सवेल ने 7 मैचों में मात्र 48 रन मारे, और भाई उसमें हाईएस्ट स्कोर 30 का रहा। यानी जो बचे हुए 6 मैचेस थे उसमें मात्र 18 रन मारे। एवरेज रही सिर्फ 8 की, स्ट्राइक रेट 100 से भी नीचे रही 97.96 की। हाँ, बॉलिंग में मैक्सवेल ने 4 विकेट जरूर लिए थे, लेकिन भाई जब आपका मेन काम बैटिंग है और बैटिंग में आप 7 मैचों में 48 रन मारे, 8 की एवरेज और 97 की स्ट्राइक रेट से, तो फिर आप 7 मैचों में 4 विकेट ले भी लें तब भी आप एक घटिया प्लेयर ही कहे जाएंगे। और भाई देखो ये तो तय है कि पंजाब यहां पर मैक्सवेल को रिलीज करेगी, एंड ये भी कहा जा रहा है कि शायद मैक्सवेल ने ऑलरेडी अपना लास्ट आईपीएल सीजन खेल लिया है, क्योंकि लगातार 2 इतने वाहियात आईपीएल सीजन के बाद शायद अगले सीजन में कोई भी टीम मैक्सवेल पे भरोसा ही ना टिकाए। क्या आप में से किसी को लगता है कि मैक्सवेल अगले सीजन में हमको किसी टीम के लिए खेलते हुए देखने को मिल सकते हैं, या फिर शायद हमने ग्लेन मैक्सवेल को आखिरी बार आईपीएल में देख लिया है? जो भी आपका सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब नजर डालते हैं अपने दूसरे प्लेयर पे जिसको उसकी टीम रिलीज करने को देख रही है। तो टीम का नाम है यहां पर आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, और ये लोग रिलीज करने को देख रहे हैं लियाम लिविंगस्टोन को, क्योंकि भाई लिविंगस्टोन पे आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में आरसीबी ने एक बड़ी रकम खर्च करी थी, 8.75 करोड़ की। लेकिन भाई इस रकम के बदले लिविंगस्टोन ने आरसीबी को बहुत ही ज्यादा निराश करा। मोस्ट ऑफ द मैचेस में जहां आरसीबी वाले लिविंगस्टोन से चाह रहे थे कि वो एक अच्छी पारी खेले, वहां लिविंगस्टोन हमेशा निराश करते थे। और भाई आरसीबी के लिए आईपीएल 2025 में लिविंगस्टोन ही ऐसे इकलौते प्लेयर थे जो बहुत ही बुरा फ्लॉप हुए थे, वरना लगभग हर प्लेयर ने एक डिसेंट कंट्रीब्यूशन तो दिया ही दिया था। फिर चाहे वो फिल सॉल्ट हो, फिर चाहे वो जेकब बैथल हो, फिर चाहे वो विराट कोहली हो, फिर चाहे वो पाटीदार हो, फिर चाहे वो जितेश शर्मा हो, फिर चाहे वो देवदत्त पडिक्कल हो, फिर चाहे वो मयंक अग्रवाल हो, फिर चाहे वो टिम डेविड हो, फिर चाहे वो रोमारियो शेफर्ड हो। जो भी प्लेयर भाई आईपीएल 2025 में आरसीबी के लिए खेल रहा था, चाहे बैटिंग में बॉलिंग में, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन हर मैच में उनका हर प्लेयर देता ही था। लेकिन लिविंगस्टोन जो थे वो आरसीबी के लिए एक बोझ से बढ़कर कुछ नहीं थे। अगर नंबर्स भी देखें तो मैं बता दूं कि आईपीएल 2025 में लिविंगस्टोन ने 10 मैचों में मात्र 112 रन मारे, जहां हाईएस्ट स्कोर 54 का रहा। यानी जो बचे हुए 9 मैचेस थे उसमें भाई 112 माइनस 54 कर लो, जितने रन बचे उतने मारे। एवरेज रही बहुत ही घटिया 16 की, स्ट्राइक रेट भी कुछ ऐसी खास नहीं रही 133 की। और भाई देखो जब आप 10 मैचों में 112 रन मारते हैं तो स्ट्राइक रेट आपकी 250-300 ही क्यों ना हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो शायद यही रीजन है कि भाई आरसीबी लिविंगस्टोन को यहां पर आईपीएल 2026 से पहले रिलीज करने को देखेगी, और जो 8.75 करोड़ का बजट है उसको किन्हीं अच्छे प्लेयरों पे इन्वेस्ट करने को देखेगी। अब लिविंगस्टोन के बाद आगे बढ़े उस तीसरे प्लेयर की तरफ जो नाम तो बड़ा है, लंबे वक्त से आईपीएल खेल रहा है, लेकिन उसे लेके भी लोग कह रहे हैं कि शायद ये अगले सीजन में आईपीएल खेलते हुए दिखे ही ना। मैं बात कर रहा हूं क्विंटन डिकॉक की, जिनको केकेआर ने आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में
3.60 करोड़ में खरीदा था, लेकिन भाई आईपीएल 2025 में एक इनिंग में 97 नॉट आउट की पारी खेलने के बावजूद भी वो 8 मैचों में मात्र 152 रन बना पाए। एवरेज रही 21.71 की और स्ट्राइक रेट भी एकदम घटिया रही 129.91 की। आप खुद सोचिए, जिस प्लेयर ने किसी एक सीजन में किसी एक पारी में 97 नॉट आउट की पारी खेली हो, वो बाकी पारियों में इतना घटिया खेलता है कि उसको भाई टीम से ड्रॉप करना पड़ता है। एंड भाई देखो, केकेआर ने पिछले ही सीजन में उनको ड्रॉप करके साबित कर दिया था कि भाई अब इस बंदे पे हमको भरोसा नहीं है। और जिस तरीके से क्विंटन डिकॉक पिछले सीजन में खेल रहे थे, उन्होंने भी साबित कर दिया था कि भाई आज जो टी20 का लेवल है, मैं उसके सामने बिल्कुल नहीं टिकता हूं। तो क्विंटन डिकॉक भी आपको शायद आखिरी बार ऑलरेडी आईपीएल में खेलते हुए देखने को मिल चुके हैं। खैर, डिकॉक से आगे बढ़ते हुए नजर डालें चौथे नाम पे, तो ये नाम है चेन्नई सुपर किंग्स से आए हुए एक प्लेयर का। मैं बात कर रहा हूं रविचंद्रन अश्विन की, जिनको 9.75 करोड़ की एक बड़ी प्राइस पे आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में सीएसके ने खरीदा था। लेकिन अश्विन ने चाहे बैटिंग की बात करें चाहे बॉलिंग की बात करें, दोनों ही डिपार्टमेंट्स में बहुत ही ज्यादा सीएसके को निराश किया। सीएसके को लगा था कि उनका पुराना प्लेयर वापस आ रहा है और अश्विन को अपनी टीम में शामिल करके उनको सबसे ज्यादा उम्मीदें ये थी कि चलो बॉलिंग तो अच्छी करेगा ही करेगा, बहुत ज्यादा विकेट भले ही ना ले, लेकिन एक इकोनॉमिकल स्पेल डालने की जिम्मेदारी इन पर रहेगी। एंड बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग में भी एक डिसेंट कंट्रीब्यूशन यहां पर अश्विन से सीएसके ने एक्सपेक्ट करा था। लेकिन अश्विन ने दोनों ही डिपार्टमेंट में बहुत ही बुरा हगा था। अगर हम नंबर्स की बात करें तो बैटिंग में जहां अश्विन ने पिछले सीजन में 9 मैचों में मात्र 33 रन मारे, एवरेज रही 8.25 की और स्ट्राइक रेट रही 110 की। वहीं बॉलिंग की बात करें तो 9 मैचों में 31 ओवर डाले, 283 रन दे दिए। इन 9 मैचों में मात्र 7 विकेट ही अश्विन ले पाए। बॉलिंग एवरेज रही एकदम घटिया 40.43 की और इकोनॉमी भी बहुत ही खराब रही 9.13 की। वरना मोस्ट ऑफ द सीजन्स में जैसा मैंने कहा, अश्विन विकेट्स भले ही कम लेते थे लेकिन इकोनॉमी उनकी 6-7 की रहती थी। पर आईपीएल 2025 में इकोनॉमी भी एकदम खराब रही, जैसा मैंने कहा 9.13 की। तो इसीलिए यह साफ है कि अश्विन पे जो बड़ी रकम यहां पर 9.75 करोड़ की सीएसके ने खर्च करी है, वो इस रकम को बचाना चाहेंगे और इस रकम को कुछ ऐसे प्लेयरों पे खर्च करना चाहेंगे जैसे कि आज के प्लेयर्स आ रहे हैं ना, बड़े बड़े वैभव सूर्यवंशी जैसे कह लें या फिर आयुष मात्रे जैसे कह लें, तो ऐसे ही बड़े नाम वो बॉलिंग में शामिल करने को देखेगी। खासकर एक अच्छा स्पिनर यहां पे ढूंढेगी, क्योंकि अगर अश्विन चले जाएंगे तो जडेजा स्पिन डिपार्टमेंट में सीएसके के लिए एकदम अकेले पड़ जाएंगे। तो ऐसे में इनको एक यंग स्पिनर ढूंढना होगा या फिर शायद एक्सपीरियंस स्पिनर ढूंढना होगा। अब देखो, जो बड़े नाम है स्पिन में वो ऑलरेडी बहुत सी टीमों के पास हैं। तो पिछले 4-5-6 महीनों में जो इंडिया के डोमेस्टिक क्रिकेट में नए स्पिनर्स अच्छे बन रहे हैं, ऐसा कोई यहां पर प्लेयर सीएसके को ढूंढना होगा। जैसे कि लखनऊ में दिग्वेश राठी देखने को मिले, जैसे कि पिछले 1 साल में सुयश शर्मा हमको देखने को मिले हैं, जिन्होंने आईपीएल 2025 में आरसीबी के लिए अच्छा कंट्रीब्यूशन भी दिया था। तो ऐसे ही कुछ नाम यहां पर सीएसके को भी खोजने होंगे। तो ये तो साबित हो जाता है कि अश्विन हमको आईपीएल 2025 में सीएसके में तो बिल्कुल नहीं दिखने वाले। वैसे जहां अश्विन की बात निकली ही है, तो यहां पर एक बार मैं याद दिला दूं कि भाई खबर तो ये भी चल रही है कि सीएसके ने राजस्थान रॉयल्स के साथ संजू सैमसन को लेकर जो डील करी है वो अश्विन के बदले ही करी है। सीएसके यहां पर राजस्थान रॉयल्स को अश्विन देने वाली है और बदले में 8 करोड़ और रुपए भी देने वाली है और उनसे बदले में संजू सैमसन लेने वाली है। अब ये डील होगी या नहीं होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। खैर, अश्विन से आगे बढ़ते हुए अब नजर डालते हैं उस 5वें बड़े नाम पे जिसको उसकी टीम रिलीज करने को देख रही है। तो भाई यहां पर केकेआर अपने आईपीएल 2025 के कैप्टन अजिंक्य रहाणे को रिलीज करने को देख रही है। बहुत से लोग सोचेंगे कि भाई रहाणे ने आईपीएल 2025 में केकेआर के लिए सबसे ज्यादा रन मारे हैं, तो आखिर केकेआर वाले उनको क्यों रिलीज करने को देख रहे हैं। तो भाई देखो, रहाणे को केकेआर ने खरीदा था एक मकसद के लिए। वो मकसद था कि वो एक नया अच्छा कप्तान ढूंढ रहे थे, एक एक्सपीरियंस कप्तान ढूंढ रहे थे। लेकिन रहाणे अपनी कप्तानी में कुछ भी ऐसा खास केकेआर से नहीं कर सके। 8 पोजीशन रही उनकी पॉइंट्स टेबल में। 12 मैच यहां पर हुए, 2 मैच रद्द हो गए थे। उन 12 मैचों में केकेआर ने 5 मैच जीते, 7 मैच हारे। और भाई ये सत्य है कि रहाणे ने आईपीएल 2025 में केकेआर के लिए सबसे ज्यादा रन मारे हैं, लेकिन कोई बहुत ज्यादा रन नहीं मारे हैं। अब भाई टीम में अगर सभी ने बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस दी हो तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जिसने थोड़ी सी ठीक ठाक दी है उसकी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा मान लिया जाए। क्योंकि अगर हम केकेआर के प्लेयरों के नंबर्स देखें, खासकर पिछले सीजन के, तो भाई किसी भी बैट्समैन ने पिछले सीजन में केकेआर के लिए 400 का आंकड़ा भी टच नहीं करा था। इवन रहाणे, जिन्होंने केकेआर के लिए पिछले सीजन में सबसे ज्यादा रन मारे थे, उन्होंने भी 13 मैचों में 390 रन मारे, 35.45 की एवरेज। स्ट्राइक रेट अच्छी रही थी, 147
46.73 की, लेकिन उनकी जो एज है वो लगभग 36-37 की हो जाएगी जब आईपीएल 2026 खेली जा रही होगी। मैं होता तो भाई देखो रहाणे को रिलीज नहीं करता, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में उन्होंने टी20 में अच्छा इंटेंट दिखाया है और उन पे कोई बहुत बड़ी रकम भी यहां पर खर्च नहीं हुई है, मात्र 1.5 करोड़ में खरीदा है। तो ऐसे में मैं अगर केकेआर का ओनर होता या डिसीजन मेकर होता तो रहाणे को बिल्कुल भी रिलीज नहीं करता, लेकिन खबर आ रही है कि केकेआर ने रहाणे को रिलीज करने का मन बना लिया है। उम्मीद करते हैं कि रहाणे को भले ही केकेआर रिलीज कर दे, लेकिन अगले सीजन में वो हमें किसी ना किसी टीम के लिए जरूर खेलते हुए देखने को मिले। आप लोग का क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब रहाणे से आगे बढ़ते हुए नजर डाले छठे नाम यानी सेकंड लास्ट प्लेयर पे, जो कि भाई रिलीज होते हुए हमें देखने को मिलने वाला है आईपीएल 2026 से पहले। ये नाम सच में बहुत बड़ा है, इसको भाई पूरे 10 करोड़ में खरीदा था। मैं बात कर रहा हूं सनराइजर्स हैदराबाद के द्वारा खरीदे गए मोहम्मद शामी की। जी हां, 10 करोड़ की बड़ी रकम खर्च करके मोहम्मद शामी को एसआरएच ने खरीदा था। काफी ज्यादा उनसे उम्मीदें लगाई जा रही थी, लेकिन मोहम्मद शामी ने सिर्फ एसआरएच फैंस को ही यहां पर डिसअपॉइंट नहीं करा, बल्कि इंडियन फैंस को भी करा, जो इंतजार कर रहे थे शामी के एक बेहतरीन कमबैक का। लेकिन अगर नंबर्स देखें तो भाई नंबर्स देख के लगता ही नहीं है कि ये शामी के नंबर्स हैं। आईपीएल 2025 में शामी ने 9 मैचों में 30 ओवर डाले, 337 रन दिए, 9 मैचों में मात्र 6 विकेट ले पाए। बॉलिंग एवरेज एकदम घटिया रही 56.17 की, और इकोनॉमी भी भाई एकदम वाहियात रही 11.23 की। भाई 11 से ज्यादा की इकोनॉमी, 56 से ज्यादा की बॉलिंग एवरेज, 9 मैचों में मात्र 6 विकेट। कौन कहेगा ये मोहम्मद शामी के नंबर हैं? वो मोहम्मद शामी जो साल 2023 के सीजन में पर्पल कैप बन के आया था, जो भाई जाना ही इसलिए जाता था कि भले ही थोड़े से रन ज्यादा दे देता है, लेकिन विकेट्स लेना तो इसका भाई सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। पर आईपीएल 2025 में ना ही शामी को विकेट मिले, ना ही वो रन बचा पाए। और कहा जा रहा है कि अगर ऐसा ही शामी का परफॉर्मेंस रहा, अगर वो आईपीएल 2026 से पहले डोमेस्टिक क्रिकेट में कुछ अपनी परफॉर्मेंस से बवाल नहीं मचाते हैं, इंडियन टीम में एक अच्छा कमबैक करके अपना पोटेंशियल नहीं साबित कर पाते हैं, तो शायद आईपीएल 2026 में वो हमको किसी भी टीम के लिए खेलते हुए देखने को ना मिले। बाकी अब नजर डालें उस आखिरी प्लेयर पे भाई जिसको उसकी टीम रिलीज करने को देख रही है आईपीएल 2026 से पहले। ये नाम है उस प्लेयर का जो कि भाई आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में सबसे महंगा बिका था। मैं बात कर रहा हूं ऋषभ पंत की, जिनको लखनऊ सुपर जायंट्स ने पूरे 27 करोड़ रुपए देके खरीदा था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस चीज को लेके मुझे कोई भी सफाई देने की जरूरत है कि ऋषभ पंत ने पूरे तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स की इस इन्वेस्टमेंट को बर्बाद कर दिया था। उन्होंने आईपीएल 2025 में 14 मैचों में मात्र 269 रन मारे थे, और इन 269 रनों में से उनका भाई हाईएस्ट स्कोर 118 नॉट आउट का रहा है। यानी 269 रनों में से 118 रन तो उन्होंने एक ही मैच में मार दिए थे। एवरेज रही थी 24.45 की, स्ट्राइक रेट रही थी 133.17 की, एक अर्धशतक भी आया था। तो ऐसे में अगर आप 269 रनों में से 118 नॉट आउट का उनका हाईएस्ट स्कोर सब्ट्रैक्ट कर ले, उसके अलावा एक अर्धशतक को भी सब्ट्रैक्ट कर ले, तो भाई उन्होंने कुछ भी नहीं किया था बचे हुए 12 मैचेस में। यही रीजन है कि लखनऊ को लगने लगा है कि भाई 27 करोड़ में वो बहुत ही आराम से आज के जमाने में 4-5 अच्छे प्लेयर्स खरीद सकते हैं, जो ऋषभ पंत से ज्यादा किफायती साबित होंगे। चाहे बॉलिंग की बात करें, चाहे बैटिंग की बात करें, जो ऋषभ पंत से तो काफी ज्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। चाहे बैटिंग में बात करें, चाहे बॉलिंग में बात करें, तो वो अपनी टीम की एक अच्छी कोर डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि आईपीएल 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ बॉलिंग में भी काफी ज्यादा समस्याएं नजर आई थी। तो ऐसे में वो 27 करोड़ की इस रकम को बचाएंगे, ऋषभ पंत को जाने देंगे। ऋषभ पंत आज के टाइम में टी20 में कोई बहुत बड़े नाम नहीं है, उनकी टी20 में कोई ऐसी बहुत बेहतरीन हिटिंग नहीं है कि 27 करोड़ रुपए उनको दिए जाएं। अब कुछ लोग कहेंगे कि 27 करोड़ रुपए जो ऋषभ पंत को दिए गए थे, वो सिर्फ उनको एज अ प्लेयर नहीं दिए गए थे, उनसे लखनऊ को कैप्टेंसी की भी सर्विसेज लेनी थी, इसलिए 27 करोड़ रुपए उन पर खर्च करे गए थे। लेकिन भाई कप्तानी में भी ऋषभ पंत ऐसा कुछ खास कर नहीं पाए। और भाई देखो 27 करोड़ रुपए लखनऊ को लग रहा है कि जब बचेंगे, जब हाथ में वापस आएंगे, तो वो कुछ ऐसे नाम सच में अपनी टीम में ला सकते हैं जो कल को टीम के लिए अच्छी कप्तानी भी कर सकते हैं और ऋषभ पंत से ज्यादा वैल्यूएबल परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं। खबर बहुत ही ज्यादा पुख्ता है कि लखनऊ ने मन बना लिया है ऋषभ पंत को छोड़ने का। बाकी जब वक्त आएगा तभी पता चलेगा क्या होता है। वैसे यहां पर एक सवाल पूछूं, अगर आप यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स के ओनर होते या कहीं डिसीजन मेकर होते, तो क्या आप ऋषभ पंत को रिलीज करके 27 करोड़ रुपए बचाने को देखते, या फिर उन पे इतनी बड़ी रकम एक बार फिर से खर्च करके उन पे और ज्यादा भरोसा टिकाते, अगले सीजन के लिए उनको एक और मौका देते? जो भी आप करते कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आखिर इन 7 प्लेयरों में से किस प्लेयर को भाई
उसकी टीम को रिलीज नहीं करना चाहिए। अगर कोई नाम आपके मन में है तो वो नाम भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।